उस दिन शाम को गोकुलपुर गांव के 3 युवक मनोज, संजय और विक्रम गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को यहाँ बैठ के गरम पकौड़े खाते खाते गपशप तो अच्छी ही जमती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, श्याम चाचा तो आए नहीं अभी तक। श्याम चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। वो होते हैं तो उनके कहानियों से शाम का मजा और भी बढ़ जाता है। अरे क्या बोल रहा है तू? वो सब कोई कहानी नहीं होती है, सब सच्ची घटनाएं हैं। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता है कि वो सब सच्ची घटनाएं हैं। श्याम चाचा तो वो हमें खुश करने के लिए कहते होंगे। क्यों? पिछली बार की बात याद नहीं? वह जो श्याम चाचा बता रहे थे, किसी भोंदू राम की जगह पर एक कुएं में एक प्रेत रहता था, वह तो सच निकला था। चाचा की कहानियां सच्ची ही होती हैं। कभी कभी इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वह शायद विश्वास करने लायक नहीं होता है, लेकिन वो सब भी सच होता है। इसीलिए शायद संजय भी यह सब कह रहा है। तीनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वाह, श्याम चाचा आ गए। अरे छोड़िए चाचा, ये गांव की बिजली की बातें। बैठिए बैठिए, आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमता ही नहीं। श्याम चाचा तीनों के साथ बैठ जाता है। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। ये लो चाचा, गरम गरम पकौड़े। पकौड़े के साथ ही तो असली मजा आएगा आपको भी। वाह, इस सुहानी शाम में गरम गरम पकौड़े, बहुत बढ़िया। तो श्याम चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा चाचा, एक बात बताओ, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? श्याम चाचा कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ वह सब मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चिकित्सक होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूँ। वहां से कितनी तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूँ। नहीं नहीं, हम आप पे विश्वास करते हैं। और सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वह सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। श्याम चाचा, आज ना आप अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुनाओ। चलो, आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। चिकित्सक के रूप में अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी चिकित्सक की पोस्टिंग हुई थी पुरबपुर नाम के एक गांव में। वह गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वह जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। आपका स्वागत है हमारे गांव में। जब से आप आए हैं आपसे मुलाकात हुई ही नहीं। हमारा यह गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। यह जगह बहुत शांत और सुंदर है। तुम्हारा यह गांव तो मुझे बहुत पसंद आया है। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूँ, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। और गोपाल भैया तो हैं ही, खाना वाना सब बनाकर दे जाते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सुनकर बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए। तुम क्या कुछ खास कहना चाहते हो जो ऐसे अचानक गंभीर हो गए? हाँ, वह तो कहना ही है। दरअसल आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। यह जगह कुछ खास ठीक नहीं है। क्यों? ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप? अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलना, और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता उस जंगल की तरफ जाती है ना, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी?
बदनामी मतलब? चोर डाकुओं का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में उस रास्ते पर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि मार भी डालते हैं। यह तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? अरे पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना, इसीलिए आप खुद ही सावधान रहिएगा। अब समझ में आया क्यों गोपाल भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से ही मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत जरूरी न होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटाकर शाम से पहले ही घर आ जाता। उस दिन रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पीकर सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। गहरी नींद टूटने से तो थोड़ा गुस्सा ही आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूं, ये जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते ही सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया होगा। यह सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक का आदमी खड़ा था। मुझे लगा गांव का ही कोई आदमी होगा शायद। ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे? अरे इतनी रात को क्यों भाई, कोई मुसीबत आ गई है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। ओ ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल पार करके उस दूसरे गांव पर है। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए इतनी रात को मैं ही आया हूँ आपको बुलाने। पिताजी तो माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी माँ के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोचा और अपना चिकित्सक का सामान लेकर तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर है पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम लोगों के बाहर निकलकर अंधेरे में थोड़ा चलते ही बारिश का मौसम होने के कारण काफी ठंडक लग रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो अनिल है। वह आदमी रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद हम उस जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच के पतले रास्ते से हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही अचानक उन दोनों गांव वालों की कही हुई बातें याद आ गईं। अच्छा अनिल, इस जंगल के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे घर जाने का? हाँ डॉक्टर साहब, रास्ता तो है पर इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है बोल रहे थे, क्या तकलीफ हो रही है तुम्हारी माँ को? माँ का सर बहुत दर्द कर रहा है, साथ ही तेज बुखार है। बहुत तकलीफ हो रही है मेरी माँ को। ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि वह आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। थोड़े और आगे बढ़ते ही लगा जैसे दो साए हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ तक कि उनकी फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दी। थोड़ा जल्दी चलो, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मेरी बात सुनकर वह आदमी भी अंधेरे की तरफ एक बार देखकर तेजी से चलने लगा। हम इतनी तेजी से चल रहे थे, पीछे उन दो साइयों की रफ्तार भी और बढ़ने लगी। ओए, तुम दोनों रुको, बोल रहा हूँ, रुक जाओ। उनकी धमकी सुनकर और उनके हाथों में हथियार देखकर हम दोनों रुक गए। अरे ओ तुम दोनों, जो कुछ भी माल है जल्दी से दे दो, वरना अभी लाश बना दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है और जो मेरे साथ है उसके पास भी कुछ नहीं है। उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे ही देखने जा रहा हूँ, हमें जाने दो। मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है, हमें जाने दो। अबे ओ, मर जाए तेरी माँ, हमें क्या?
क्या बोला तूने? अरे बाप रे, अरे बचाओ रे। दोनों गुंडे अचानक भाग गए। मुझे अजीब लगा, लेकिन हम जल्दी में थे तो निकलने लगे। अरे ये क्या हुआ? वह गुंडे दोनों ऐसे चिल्लाकर क्यों भागे? वह शायद अपनी गलती समझकर चले गए होंगे। आप अब जल्दी से चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई। मेरी माँ कैसी है कौन जाने। हाँ चलो चलो। हम दोनों थोड़ी ही देर में अनिल के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा हमारा घर। आप जाइए, मैं यहीं हूँ। तुम नहीं जाओगे अंदर? नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं इधर ही हूँ। घर के अंदर जाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी है। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और उनके पास बैठे हैं एक बुजुर्ग आदमी। मैं समझ गया कि यही होंगे अनिल के माँ बाप। उन्हें पहली नजर में देखते ही समझ गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरा परिचय जानकर वह दोनों जैसे खुशी से झूम उठे। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ आकर कितना उपकार किया, हम बता नहीं सकते। मुसीबत इतनी बड़ी थी कि मैं उस आदमी के बारे में कहना ही भूल गया। इस रात को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, समझकर घर पर ही कुछ करने का सोचा। मैंने बुजुर्ग आदमी से कहा, अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, इस हालत में तो अस्पताल ले जाना भी मुमकिन नहीं है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, उम्मीद है फिलहाल इससे काम चल जाएगा। मैंने वक्त का जाया न करते हुए इंजेक्शन लगा दिया। आधे घंटे के अंदर ही हालत में सुधार आने लगा। आप सचमुच भगवान हैं डॉक्टर साहब। आप चिंता न करें, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि आप इतने भाग्यवान हैं कि अनिल जैसा इंसान आपका बेटा है। अनिल? आप अनिल के बारे में कैसे जानते हैं? हाँ, अनिल ही तो गया था मेरे घर पर जाकर बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर ही तो मैं जल्दी से चला आया। अनिल आपको बुला लाया अपनी माँ के बारे में सोचकर? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? वह बुजुर्ग आदमी एक पुरानी लोहे की बक्से से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने लाकर बोला, देखिए तो, क्या इसने आपको बुलाया था? तस्वीर देखते ही अनिल को पहचानने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, ये तो अनिल है, यही तो गया था मुझे बुलाने। और अनिल तो बाहर ही खड़ा है, मुझसे कहा अंदर जाने को, बोला मैं बाहर खड़ा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? रुकिए, मैं बुलाता हूँ उसको। अनिल अंदर आओ, अपनी माँ को देख जाओ, वह अब काफी ठीक है। कोई जवाब नहीं आया बाहर से। नहीं, वह अब और नहीं दिखेगा। उसका काम जो खत्म हो गया। क्या मतलब काम खत्म हो गया? आज से 1 साल पहले की बात है। शहर से काम करके लौटते समय गाड़ी दुर्घटना में मारा गया हमारा बेटा। अपनी माँ का बहुत प्यारा था वह। माँ को कोई तकलीफ होती थी तो एकदम पागल जैसा हो जाता था उनकी तकलीफ में। वह आज फिर से आया था। वो बुजुर्ग आदमी से सब सुनकर मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं रहे। तब तक सुबह होने का भी समय हो चुका था। सच्चे बेटे कभी नहीं मरते, वह मर नहीं सकते। यह थी वह सच्ची घटना जो मेरे साथ उस दिन घटी थी, वही मैंने बताई। विश्वास करना या न करना ये पूरा तुम लोगों पर छोड़ दिया। पर यह जरूर कहूंगा, हर घर में एक ऐसा बेटा जरूर हो जो अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहे। वह तीनों और कुछ नहीं कह पाते, बस चुपचाप वह अनिल का चेहरा सोचने की कोशिश करते रहे।